काइंडली सारे स्टूडेंट्स रीनेम कर लें अपने आप को। रीनेम किस किस तरीके से करेंगे? सिंटेक्स ये होगा कि हर स्टूडेंट का नेम और उसके आगे उसकी स्टूडेंट आईडी। तो जिन लोगों ने ये ABCCDC इस तरीके के नेम रखे हैं, काइंडली वो रीनेम कर लें। ओके फाइन हमजा, आपने जो ग्रुप बना लिया है, सो आप मुझे अपना नंबर दे दो सो दैट मैं आपको मैसेज सेंड करूँ और आप मुझे ऐड कर दो। यहीं प्राइवेटली नंबर सेंड कर दें। हमजा रियाज। ओके अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं। कि राइट नाउ क्लास अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें अगर कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो यू कैन आस्क। आप चैट पे क्वेश्चन कर लें और चैट पे क्वेश्चन सेंड कर दें और उसका रिप्लाई मैं आपको यहीं पे कर दूंगी चैट पे। और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप चैट पे नहीं डिस्कस कर सकते, तो आप हैंड रेज करें और मैं आपको अनम्यूट कर दूँगी। ओके, मैंने आपको मैसेज सेंड कर दिया, आप मुझे फिर ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। ओके कंटिन्यू करते हैं हम। कोई क्यूरी नहीं है? ओके फाइन। बुक के नेम जो हैं, हाँ जी, बुक के जो नेम्स हैं जो हम टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वो भी LMS में अपलोडेड है। सेकेंड इज लेटेस्ट सी को जो हम यूज़ करेंगे वो हर चैप्टर के एंड में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन मीन्स कुछ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, कोड्स हैं जिस पे आपने कोड करना है। तो लेटेस्ट सी मैं आपको रेकमेंड करूँगी जस्ट फॉर प्रैक्टिस। हर चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन जैसे ही हमारा कोई एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसी तरह आप बुक के साथ अलाइन होकर उसके साथ जितने भी एंड में क्वेश्चन हैं आप कोशिश करें कि आप उसकी प्रैक्टिस करना। तो लेट अस सी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस, उसके जो एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। बाकी थ्रू आउट कॉन्सेप्ट के लिए जो हम बुक यूज़ करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एंड उसके अलावा यू कैन यूज़ द कंप्लीट C# द कंप्लीट रेफरेंस। ये तीनों बुक जो है वो अपलोडेड है NMS पे। ठीक है शाम। तो जो टेक्स्ट बुक यूज़ होगी दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अच्छा जी, हम इस वाली स्लाइड पे थे। ठीक है, वाई देयर आर सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, सो हमने इसके देखा कि अब तक जो है वो
हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। हम सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्कस करते हैं। स्टार्ट में जब हम 90s की बात करें, अर्ली 90s की बात करें, तो वहाँ पे इस टाइप की एप्लीकेशंस नहीं होती थी जैसे कि अभी हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर सेल फोन लाइक एन ऐप, और हर कोई उसको यूज़ कर रहा है। मीन्स कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड। एक एप्लीकेशन है, उसको मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं, एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी यूज़ कर सकता है, हर कोई एक्सेस कर सकता है। सो इस टाइप की एप्लीकेशंस के लिए यानी कि अब एप्लीकेशंस इवॉल्व हो गई। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते थे जिसको सिर्फ सोफिस्टिकेटेड और टेक्निकल यूजर्स यूज़ कर रहे होते थे, जिनको उनकी ज़रूरत होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता चला गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिमांड बहुत बढ़ गई। हर चीज़ एज एन ऐप जो है वो आपके पास अवेलेबल है और हर कोई उसको एक्सेस कर रहा है। सो वी शुड हैव डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कैटर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर्स, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं सॉफ्टवेयर की। इसी बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इवॉल्व होती रही कि कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा बेटर है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिजाइन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ programs. Again, different types of program को generate करने के लिए we are required different programming languages. Let's say अगर मैंने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए इनिशियल HTML के टैग्स यूज़ होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें आ गई, इसके साथ हम CSS को एम्बेड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को जो है एम्बेड कर सकते हैं। तो वेबसाइट के लिए हम इस तरीके की एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, लेट्स से कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए हम C# प्रेफरेबल है। तो हर टाइप ऑफ प्रोग्राम के लिए वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कोई हमने मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए फिर हम एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, जिस पे हम एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसकी कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, हम उस पर काम कर सकते हैं। देखो अगेन वही चीज़ है कि हर किसी के लिए प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। अब जो एक चाइनीज़ है वो तो चाइनीज़ ही बोलेगा, although he may understand English or he may can speak in English, but उसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अपनी नेशनल लैंग्वेज। अब हमारी भी नेशनल लैंग्वेज क्या है, उर्दू है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को प्रेफर कर रहे होते हैं उर्दू को। मीन वाइल वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है वो क्या है, उर्दू है, जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है, और हमें भी उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए इन डिफरेंट फॉरम्स। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है, लेकिन हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टैंडर्ड्स होते हैं ना हर चीज़ के। ठीक है कि इंग्लिश अब एक स्टैंडर्ड बन गया है कि अगर भाई हम समझते हैं कि इंग्लिश किसी को आती है तो भाई ठीक है, इसको सब कुछ आता है, इट्स नॉट नेसेसरी। सो हम कोई एक वो नहीं बना सकते कि सब उसको फॉलो करें, बिकॉज वी हैव डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट कल्चर। तो हर कोई अपने कल्चर के हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहा होता है। Okay, so we have different programming languages because we have different types of programs. Okay, what are the levels of programming languages? We have different levels of programming language: high level, low level, executable, machine code. So the machine code है, that is binary language, zeros and one. Computer understandable language. Low level language somehow better than मशीन लैंग्वेज। अच्छा, बेटर इन टर्म्स ऑफ बेटर हम किस तरीके से डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो मशीन कोड या जो बाइनरी कोड है वो कंप्यूटर के लिए मोस्ट एफिशिएंट है। लाइक जो कोड 010101 में कंप्यूटर को उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, वो डायरेक्ट उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं किसी पाकिस्तानी से बात कर रही हूँ जिसको उर्दू आती है, तो जब हम उर्दू में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन इज ईजी, एफिशिएंट है। जो मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट पर्सन उसको समझ रहा है, जो वो बोल रहा है मैं उसको समझ रही हूँ, अंडरस्टैंड कर रही हूँ। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ईजी एंड फास्टर, क्योंकि कोई जो है वो हमारे पास चेंजिंग मैकेनिज्म नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें लो लेवल प्रोग्राम की, तो लो लेवल प्रोग्राम हम कह सकते हैं इंग्लिश में अगर कोई चीज़ है। अब ऐसा जैसे मेरे पास जो कंप्लीट कमांड है वो उर्दू की है, बट आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो हम इस तरीके से जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हम उर्दू में कर रहे हैं और कुछ चीज़ें इंग्लिश में। सो दैट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल प्रोग्राम, जिसमें हम हाई और लो दोनों लैंग्वेजेस को कंबाइन करके देखें।
And the third level is high level programming language. High level programming language is totally English और totally Chinese. अब अगर मैं यहाँ पे चाइनीज़ बोलना शुरू कर दूँ तो हार्डली में भी किसी को भी समझ नहीं आ रही होगी, तो उसके और मुझे सिर्फ चाइनीज़ ही बोलनी आती है फॉर एग्जांपल। तो इस सिनेरियो पे क्या होगा कि मैं चाइनीज़ में स्पीक कर रही हूँ और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमें क्या पैरामीटर होगा कि अंडरस्टैंडिंग हो सके, कैसे कम्युनिकेशन हो सकती है? एनी आइडिया? जी क्लास, अगर मैं अभी चाइनीज़ बोलना शुरू कर दूँ और आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया, तो फिर ये कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? और मैं सिर्फ चाइनीज़ में ही बात कर सकती हूँ थ्रू आर ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैकेनिज्म होगा ट्रांसलेटर का। एक एक थर्ड पर्सन होना चाहिए जिसको दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए, उर्दू भी चाइनीज़ भी। जो चीज़ मैं चाइनीज़ में बोल रही हूँ वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करे, और फिर जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ जिसका आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उर्दू में, वो उसको चाइनीज़ में दोबारा से ट्रांसफॉर्म करे सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एज वेल। तो इस प्रोसेस में हमारे पास एफिशिएंसी इतनी नहीं, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास एक थर्ड पैरामीटर आ गया है कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, फिर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, फिर प्रोसेसिंग हो रही है। जबकि मशीन लैंग्वेज में मशीन को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि डायरेक्ट कोड 0101 की फॉर्म में, तो कुछ कंपाइलेशन या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, डायरेक्ट मशीन अंडरस्टैंड करेगा और वर्क करेगा। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट्स हैं वो मशीन कोड के होते हैं और कुछ हाई लेवल के होते हैं। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, इज नियरेस्ट टू इंग्लिश, या जो हमारे पास सिंपल जो है वो कमांड जो यूज़ हो रही होती है, हम कमांड्स की टर्म पे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जैसे एक्सप्रेशंस की फॉर्म में। अब अगर हम अंडरस्टैंडिंग देखें ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, सो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आसान कौन सा लग रहा है, जिसको समझना आसान है? रीडेबिलिटी किसकी ज़्यादा बेटर है? हाई लेवल की, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। और सबसे कम अंडरस्टैंडेबिलिटी और रीडेबिलिटी किसकी है? मशीन कोड की, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम कंप्यूटर के एंड से देखें, तो कंप्यूटर के लिए सबसे आसान अंडरस्टैंडेबिलिटी, सबसे इजी किसके लिए है? कौन सी वाली है? मशीन, क्योंकि वो उसकी अपना कोड है। और सबसे मुश्किल कौन सी होगी कंप्यूटर के लिए? हाई लेवल प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हमने एज ए ह्यूमन इसको अपनी लैंग्वेज के नियरेस्ट टू इंग्लिश हमने इसको राइट डाउन किया है। तो कंप्यूटर के लिए प्रोसेसिंग करना इसको सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। पहले कंप्यूटर इसको लाइन बाय इसको कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद ये हाई लेवल लैंग्वेज आपके मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म होगी। उसके बाद कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करेगा, जब अंडरस्टैंड करेगा फिर प्रोसेस करेगा, फिर रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट जीरो वन की फॉर्म में होगा, फिर कंप्यूटर उसको दोबारा से हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेगा सो दैट वी एज अ ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो दोनों एंड से पता चल गया कि कंप्यूटर और ह्यूमन दोनों के लिए क्या चीज़, किसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा है और कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंग्लिश के डिफरेंट वर्ड यूज़ किए जिससे हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल काम क्या हो रहा है। यहाँ पे जो टोटली जीरोस वन है लो लेवल प्रोग्राम में, वो क्या कह रहा है, पहले लोड करो R1 पे बी, यानी कि बी की वैल्यू उठाओ और उसको रजिस्टर वन, R1 क्या है, इज अ रजिस्टर, लोड करो एच की वैल्यू उठाओ और उसको कहाँ स्टोर कर दो, रजिस्टर 2 में। सिमिलरली मल्टीप्लाई करो R1 को R2 से और डिवाइड कर दो R1 हैश 2 से, यानी कि 2 यहाँ पे क्या है, एक नंबर है। तो जो भी रिजल्ट आ रहा है जो आपने मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड कर दो R2 से। तो ये काम करने के लिए हमें 4 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमें राइट डाउन करनी पड़ी लो लेवल प्रोग्राम में। यही काम अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में करेंगे तो उसके लिए एक सिंगल लाइन से हम ये काम कर देंगे। कैसे? रिटर्न बी मल्टीप्लाई बाई एच, बी को एच से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 2 से, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको रिटर्न कर देंगे मेथड। ये काम एक लाइन से हो गया। यहाँ पे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी विल रिक्वायर्ड 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। तो एज अ प्रोग्रामर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट डाउन करना, इम्प्लीमेंट करना आसान है, लेकिन फिर यहाँ पे कंप्यूटर को थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। एग्जैक्टली हम हाई लेवल ही पढ़ेंगे।
अच्छा, जो चीज़ आप हाई लेवल लैंग्वेज में राइट डाउन करते हैं, जो कोड, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। जो प्रोग्रामर ने किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जनरेट किया, दैट इज सोर्स कोड। और फिर जब कंप्यूटर सोर्स कोड को ट्रांसफॉर्म करेगा अपनी ओन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, जीरोस और वन की लैंग्वेज में, दैट इज कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट कोड। Source code written by programmer, and that source code which is transformed and compiled by the machine is called object code, जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी। अच्छा, पीएफ की क्लास में आप एक काम ये किया करें कि अपने साथ एक पेन और पेपर भी लेके बैठा करें, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप उसको नोट डाउन भी करते जाया करें। So we have different types of programming languages, different generation basically. First generation languages, second generation languages, third generation languages, fourth generation languages and fifth generation languages. ये जनरेशन हमें क्या बता रही है कि स्टार्ट से लेकर अब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई, और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ रही हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, और फिर किस किस तरीके से सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में न्यू लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का एक पूछा है कि स्टूडेंट ने। सो जो कोड आप एज अ प्रोग्रामर लिखेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सोर्स कोड होगा। अब जब आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो रन होने से पहले वो प्रोग्राम पहले कंपाइल होगा। कंपाइल का मतलब ये, कंप्यूटर उस प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले पहले अपनी रिस्पेक्ट से उस प्रोग्राम को ट्रांसफॉर्म करेगा अपनी लैंग्वेज में। तो जो सोर्स कोड जो आपने लिखा है, जब कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेगा, दैट वुड बी ऑब्जेक्ट कोड। और उस ऑब्जेक्ट कोड को प्रोसेस करके ही कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे रहा होगा। सो program written in high level language is known as source code, and that source code which is transformed into machine language, that is called object code. Clear है हुसैन? जकी, सॉरी, जकी का क्वेश्चन था। ओके, okay, so we have different types of programming languages: first generation languages, second generation, third generation, fourth, and so on. Okay, so first generation language में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज, जो कि जीरोस और वन पे एग्जिस्ट कर रही है। सो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज, जो जीरो और वन की लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेजेस में हमारे पास दो चीज़ें आ रही होती हैं: ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी समझने की है कि मशीन लैंग्वेज में हमारे पास जो एक इंस्ट्रक्शन है, जो मशीन लैंग्वेज 0101 फॉर्म की है, इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑपरेशन कोड एंड सेकंड वन इज ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड क्या है? लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ 10 + 20, सो कोड क्या है? वो प्लस, एडर एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पे, अब वैसे तो हम प्लस को अगर हाई लेवल में बात करें तो 10 + 20 कर देंगे, लेकिन जब हम मशीन लैंग्वेज की बात करें तो वो 10 पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होगा। फर्दर प्लस, जो कि एक मेरे पास कैरेक्टर है, उसकी भी बैक एंड पे एक आस्की कोड होगा, जिसकी बेसिस पे वो जीरोस और वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, ये जीरोस और वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट क्या होता है? कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करता होता है। ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज्म इस तरीके से है कि आपने शायद आस्की कोड पढ़ा हो, और आप IICT भी अभी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप देख रहे होंगे डेटा की कन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड की हर की है, लेट्स से कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, सिंबल प्लस है, माइनस है, स्टैरिक है, इवन अब तो इमोजीज वगैरह के भी डिफरेंट जो है वो सिंबल्स हैं। तो जितने भी हमारे पास ये सिंबल्स हैं, ABCDEF, ये सारे कैरेक्टर्स अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सारे नंबर्स। उसके अलावा सारे स्पेशल कैरेक्टर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन, ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, ईच एंड एवरीथिंग। हर एक ये जो मेरे पास कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर के पीछे इसको एक न्यूमेरिक नंबर असाइन है, और वो न्यूमेरिक नंबर देन आप फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी की बेस 2 होती है। तो लेट से कैपिटल ए की जो मेरे पास वैल्यू होती है, दैट इज 65।
कैपिटल ए की जो न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज 65। तो आप 65 को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे बाइनरी में? 65 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास 32 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर आप 32 को डिवाइड करेंगे दोबारा 2 से, यानी कि एलसीएम लेंगे जैसे हमने मैथ्स में लेते थे, 2 से डिवाइड करते रहेंगे और हर दफ़ा आप देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। जब तक ज़ीरो नहीं आ जाता, जब तक आप डिवाइड करते रहेंगे, एलसीएम लेते रहेंगे, और उसकी बेसिस पे हमारे पास क्या होगा, जो एक पूरी सीरीज आ रही होगी वो 101010, दैट इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर। इसको मैं आपको करके बता देती हूँ। ठीक है, लेट से मेरे पास एक नंबर है, व्हाइट बोर्ड भी हो रहा है क्लास? एग्जैक्टली 1 भी आ सकता है, मतलब जब तक 1 को आप फर्दर 2 से डिवाइड नहीं कर सकते ना। सो 1 आ गया या 0 आ गया, वहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे। सपोज मेरे पास एक नंबर है 15। ये चले हम कैपिटल ए की एग्जांपल ले लेते हैं। कैपिटल ए की जो न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज 65। ठीक है, हम क्या करेंगे, 65 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, जैसे हम सिंपल एलसीएम ले रहे होते हैं। ठीक है, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो जब हम 65 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? पास आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? ओके, ठीक है, आ रही है। तो जब हम 65 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 32। 32 एंड वी विल हैव रिमाइंडर 1। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया? 1। फिर जब हम 32 को फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 16। और इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा? 0। ठीक है, फिर जब हम 16 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 8। अगेन इस केस में हमारे पास रिमाइंडर फिर क्या आएगा? 0। फिर हम 8 का डिवाइड करेंगे 2 से, तो 4 जा 8। अगेन इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये -0 नहीं है, ये मैं ये चीज़ जो है मैं ये बताने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रिमाइंडर ये है। इसको एरो से करना। ठीक है, जब 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी?
2, अगेन इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या है 0, और जब 2 को डिवाइड करोगे 2 से, सो हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या आएगी 2 1 जा 2, और इस केस में हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। सो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। सो 65 हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, 65 हमारे पास क्या है, 65 बेस 10 है, इसकी बेस क्या है मेरे पास 10, ठीक है। 65 इज इक्वल टू 1001, 65 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है। तो आपका कंप्यूटर भी इसी तरीके से काम कर रहा होता है, हर की के प्रेस होने पर, जैसे कैपिटल ए, इसके पीछे एक न्यूमेरिक वैल्यू है 65, और इस 65 को बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करता है 100001। इसी तरह स्मॉल ए की 97 है, तो फिर वो 97 की भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से 0 1 की फॉर्म में निकालेगा बैक एंड पे, और ये काम एज अ प्रोग्रामर आप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यू शुड नो कि ये हो कैसे रहा होता है। इसी तरह प्लस है, तो प्लस का भी हमारे पास क्या होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और उसी न्यूमेरिक वैल्यू की बेसिस पे हम उसका जो है वो आई गेस 1 से 10 के रेंज में कोई नंबर है प्लस का। इसी तरह प्लस को लेट से अगर 7 है, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो ट्रिपल वन जो है वो केस होगा कि अगर हम कह रहे हैं कि प्लस की बाइनरी वैल्यू 7 है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस किस तरीके से आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 प्लस। अब मैं कह रही हूँ कि 65 को प्लस करो किससे, यानी कि a प्लस सी, और c की वैल्यू अगेन क्या होगी 67। तो इसी तरह फिर हम 67 की भी बाइनरी वैल्यू निकालेंगे, जो भी इसकी बाइनरी वैल्यू आएगी, और ये हम इसको किसके इक्विवेलेंट कर रहे हैं, अगर हम दैट इज a is for 65, ठीक है, ये a हो गया जो 65 है, और उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो गई। फिर हम कह रहे हैं प्लस, प्लस किसके इक्विवेलेंट हो गया 111 के, और फिर हम कह रहे हैं c। तो ये इस तरीके से ये जो प्लस है ये ऑपरेशन कोड है, यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका जो कोड होगा दैट इज ऑपरेशन कोड विच इज प्लस। एंड ए एंड सी आर ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स का मतलब ये है वो डेटा जिसपे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। So machine language have two components, operands and operation code. So A and C are operands here and plus is the operation code. वो ऑपरेशन जो उन ऑपरेंड्स पे मैं परफॉर्म करना चाह रही हूँ। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूँ 10 प्लस 20, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि 10 क्या है और 20 क्या है, तो कंप्यूटर क्या करेगा पहले 10 को ट्रांसफॉर्म करेगा। यही चीज़ अगर हम 10 के रिस्पेक्ट से कर दें, ठीक है 10 प्लस 20, सो 10 here is operand, 20 here is operand and plus is an ऑपरेशन कोड। ठीक है, सो अब हम जब बात कर रहे हैं 10 की, तो ये क्या करेगा पहले 10 को निकालेगा, और 10 क्या है मेरे पास 2, 10 का एलसीएम लेगा 2 से, सो 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, क्या वैल्यू आएगी मेरे पास 5, और रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 0। सिमिलरली फिर फर्दर हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हम, अच्छा 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 10 जो है वो डेसिमल में है, डेसिमल मीन्स 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अब मैं इसकी बाइनरी वैल्यू चाह रही हूँ, तो बाइनरी मीन्स 2, ओनली 2 नंबर्स, इसीलिए हम इस नंबर को हर बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 5 आ गया, 5 को फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, 2, और यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 1। 2 2 जा 4, बट रिमाइंडर इज 1 बिकॉज हमारे पास क्या वैल्यू है 5।
फिर 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे, सो जब 2 डिवाइडेड बाय 2 हमें क्या वैल्यू देगा, 2 1 से 2, और यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सो 10 की बाइनरी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 0 1 0। सो 10 मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, हम इसको चेंज कर देते हैं। चेंज किस तरीके से करेंगे, 10 10 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास कैसे आ गई, 1 0 1 0। प्लस प्लस हमने देखा था 111। इसी तरह जिस तरह 10 की बाइनरी वैल्यू निकली है, इसी तरह 20 की भी बाइनरी वैल्यू निकलेगी, और ये पूरी एक मशीन इंस्ट्रक्शन बन जाएगी, जिसमें प्लस इज एन ऑपरेशन कोड जो ये बता रहा है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड 10 एंड 20 आर ऑपरेंड्स। अच्छा जी, कुछ आपके क्वेश्चन हैं? ठीक है, इसी तरह हम 20 का भी बाइनरी वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, आई गेस क्लास टाइम मीटिंग का एंड होने वाला है, 7 मिनट्स रह गए, तो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ पहले आप लोगों की, और फिर उसके बाद हम 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, एंड आफ्टर 20 मिनट्स ब्रेक हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह हमारे पास यही प्रैक्टिस रही है जब हम यूनिवर्सिटी पे जाते थे, कि पहले हमारे पास 2 सेशंस होते थे। ठीक है, वो एक सेशन किस तरीके से चलता था हमारे पास, 8:40 टू 10 एक सेशन, फिर 20 मिनट्स का ब्रेक, 20 मिनट के ब्रेक, फिर 10:20 पे नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता था, और वो 11:40 तक चलता था। क्योंकि आज क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी, और मैं मैसेजेस वगैरह देख रही थी कि आपको प्रॉपरली मैसेज सेंड हो गए या नहीं हुए। इसी बेसिस पे अभी हम ब्रेक ले लेते हैं। ये जब मीटिंग एंड हो जाएगी 20 मिनट्स का, और आफ्टर 20 मिनट्स हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आई गेस मैंने बहुत डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बता दी है कि किस तरीके से कोर्स को लेके हम चलेंगे थ्रू आउट। अच्छा, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है, फिर इसको हम आगे फर्दर फिर ब्रेक के बाद देखेंगे डिटेल में। अच्छा, अटेंडेंस आपकी इस तरीके से होगी कि मैं आप लोगों के नेम कॉल करूंगी। ठीक है, और जिस स्टूडेंट का मैं नेम कॉल करूंगी वो यही चैट पे अपनी जो है वो स्टूडेंट आईडी जो है वो सेंड करेंगे। ठीक है, मामा, मामा, मामा। ओके क्लास, में आप लोगों के नेम कॉल कर रही हूँ, और जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ वो काइंडली अपनी अटेंडेंस यहाँ अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ चैट पे सेंड कर दे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब्दुल वासे खान।